चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और जिसका प्रकरण है तदधीते तद्वेद, है ना, कि उसको पढ़ता है तथा उसको जानता है, इस अर्थ में प्रत्यय हो रहा था। उसके बाद सूत्र था प्रोक्ताल्लुक, ठीक है, कि प्रोक्त अर्थ में यदि प्रत्यय उत्पन्न हुआ हो तो उसका क्या हो जाता है, अधीते वेद अर्थ में उस प्रत्यय का लुक हो जाता है। जिसका उदाहरण क्या बनाया था कि पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम, और पाणिनीयम अधीते वेदवा, ऐसा विग्रह करके जो प्रत्यय उत्पन्न हुआ उसका क्या हो गया था, लुक हो गया था। अब आगे सूत्र है इसी प्रकरण में, छंदो ब्राह्मणानि च तद विषयाणि। छंदो ब्राह्मणानि प्रथमा का बहुवचन, च अव्ययपदम, तद विषयाणि प्रथमा का बहुवचन। समास करेंगे, छंदांसि च ब्राह्मणानि च इति छंदो ब्राह्मणानि, इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। आगे है तद विषयाणि। तद विषयाणि में समास क्या होगा, सह अर्थात अध्येत्री वेदित्री विषय। सह अर्थात क्या हो गया, अध्येत्री वेदित्री प्रत्यय विषय येषाम तानि तद विषयाणि। बहुव्रीहि समास हो गया। इसमें अनुवृत्ति है प्रोक्ताल्लुक से प्रोक्तात की, तदधीते तद्वेद पूरे सूत्र की, बाकी यहाँ प्रातिपदिकात प्रत्यय है, परश्च इत्यादि तो प्रकरण है। अर्थ होगा सूत्र का, प्रोक्त प्रत्ययांतानि, ठीक है ना, क्या अर्थ हो रहा है, प्रोक्त प्रत्ययांतानि छंदांसि ब्राह्मणानि च तद्विषयाण्येव, अर्थात अध्येत्री वेदित्री प्रत्यय विषयाण्येव भवन्ति। पहले भी इसका आप शाब्दिक अर्थ कर लीजिए, फिर इसको आपको समझा देंगे। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, प्रोक्त प्रत्ययांतानि छंदांसि ब्राह्मणानि च तद्विषयाण्येव, अर्थात अध्येत्री वेदित्री प्रत्यय विषयाण्येव भवन्ति। ठीक है, तात्पर्य हो गया कि जो प्रोक्त प्रत्ययांत जो छंद और ब्राह्मणवाची शब्द हैं, यानी प्रातिपदिक हैं, प्रोक्त प्रत्ययांत जो छंद और ब्राह्मणवाची प्रातिपदिक हैं, शब्द हैं, वे अध्येत्री वेदित्री विषयक ही होते हैं। यानी हमें उसमें अध्येत्री वेदित्री अर्थ में प्रत्यय लाएं, फिर हम उसका लुक करें, है ना, ऐसा उसमें नहीं होता है। अपितु प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय उत्पन्न होगा और ऐसा जो छंद विषयक अथवा ब्राह्मण विषयक प्रातिपदिक होंगे तो वो अपने आप ही क्या होते हैं, अध्येत्री वेदित्री विषयक ही होते हैं। उन अर्थों में अलग से प्रत्यय करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि उनमें, है ना, वो जो शब्द होंगे वो अध्येत्री वेदित्री विषयक ही प्रयुक्त होंगे, उनका केवल स्वतंत्र प्रोक्त अर्थ में उनका प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपने इधर किया ना, पाणिनि शब्द था तो पाणिनिना प्रोक्तम इति पाणिनीयम करवाया, किंतु छंद और ब्राह्मण विषयक जो शब्द होंगे वो क्या कहते हैं, प्रोक्त अर्थ में नहीं होंगे स्वतंत्र रूप से, अपितु वो तेन प्रोक्तम अधीते वेदवा, ये तीनों अर्थ उसमें एक साथ समाहित होंगे। आगे समझ में, ये तीनों अर्थ उसमें एक साथ समाहित होंगे। कौन कौन से, प्रोक्तम तदधीते तद्वेद, ठीक है, इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण है जैसे कट शब्द है, ठीक है, तो कठेन प्रोक्तम, तो हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे कि हम पहले कठेन प्रोक्तम है इस प्रकार से स्वतंत्र हम प्रत्यय करें, फिर उसके बाद अध्येत्री वेदित्री अर्थ में करेंगे, फिर ऐसा नहीं होगा। अपितु उसमें जो प्रोक्त अर्थ में जो प्रत्यय उत्पन्न होगा वो अध्येत्री वेदित्री विषयक ही होगा, वो स्वतंत्र केवल प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय नहीं होगा। जैसा आपने पाणिनिना प्रोक्तम में किया वैसा इसमें नहीं होगा। इसमें क्या रहेगा, कठेन प्रोक्तम अधीते वेदवा, यानी तीनों अर्थों को एक साथ समाहित करके ही उसमें प्रत्यय की उत्पत्ति होगी। ठीक है ना, तो अन्य जो शब्द हैं
उनमें प्रोक्त अर्थ में अलग प्रत्यय होता है। फिर तदंत से तदधीते तद्वेद अर्थ में अलग प्रत्यय होता है, फिर उसका लुक होता है। तो ये लंबी प्रक्रिया छंद और ब्राह्मण विषयक में नहीं होगी, अपितु उसमें एक ही अर्थ में दोनों प्रत्यय समाहित हो जाएंगे। तो उदाहरण है जैसे कठेन प्रोक्तम अधीते, कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठाः, तित्तिरिणा प्रोक्तम छंदः अधीयते इति तैत्तिरीयाः। तो तित्तिरी के द्वारा प्रोक्त छंद को जो पढ़ते हैं सीधे वही अर्थ समाहित होगा, केवल प्रोक्त अर्थ में स्वतंत्र उन प्रत्ययों का शब्दों का प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आ गई। ब्राह्मण का है जैसे तांडिनः, भाल्लविनः, शाट्यायनिनः, ऐतरेयिणः। तो ये सब ब्राह्मण हैं और ये कठ, कलाप इत्यादि छंद हैं। इनको छंद इसलिए माना गया क्योंकि ये उनकी शाखाएं हैं, तो जो उसकी शाखाएं हैं उनको हम लोग उसी में लेते हैं। तो इसका प्रयोग कैसे होगा? कठेन प्रोक्तम अधीयते, ऐसा विग्रह करके हम एक सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, कलापि वैशंपाय नान्ते वासिभ्यश्च। इस सूत्र से ऋणी प्रत्यय कर लेंगे, क्योंकि प्रोक्त अर्थ में तो प्रत्यय लाना ही लाना है, किंतु वो जो प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय आएगा वो उसके साथ साथ अधीते वेदवा अर्थ को भी कह देगा। तो सूत्र निकाल लीजिए, कलापि वैशंपाय नान्ते वासिभ्यश्च। इससे यहाँ पर पहले ऋणी प्रत्यय होगा और उस ऋणी प्रत्यय का क्या हो जाएगा? कठचर काल लुक से लुक हो जाएगा। तो विग्रह हम क्या करेंगे? कठेन प्रोक्तम अधीयते इति, ऐसा मत। तात्पर्य पूरे सूत्र का आपको ये समझना है कि स्वतंत्र प्रोक्तार्थ इन शब्दों में नहीं रहता है। हम प्रत्यय वही होगा, कौन सा? जो प्रोक्त अर्थ में कहा गया है, किंतु उस प्रोक्त अर्थ में अध्येत्री वेदित्री विषयता भी समाहित रहेगी। तो विग्रह करेंगे कठेन प्रोक्त अधीयते, और प्रत्यय कौन सा करेंगे? प्रोक्त अर्थ वाला। प्रत्यय कौन सा करेंगे? प्रोक्त अर्थ वाला। तो प्रोक्त अर्थ वाला आपने प्रत्यय कर लिया, कलापि वैशंपाय नान्ते वासिभ्यश्च से ऋणी प्रत्यय किया और उसका आपने कठचर कालुक से क्या कर दिया? लुक कर दिया। क्या रह गया? कठ ही रह गया। आगे बहुवचन है तो कठाः बन जाएगा। तो कठेन प्रोक्तम अधीयते इति कठाः। ठीक है, अब इसी पर से आ जाइए तैत्तिरीयाः में आ जाइए। तित्तिरी शब्द है तो तित्तिरिणा प्रोक्तम अधीयते, दोनों अर्थ एक साथ लेंगे। तो तित्तिरी वरतंतु खंडी को खाद क्षण से क्षण प्रत्यय कर लेंगे और छ का क्या कर देंगे? ई आदेश करके बना लेंगे तैत्तिरीयाः। इसी प्रकार से वार तंतवीयाः। तांडिनः में आइए। तांड्य शब्द है ऋषिवाची। क्या है? एक तांड्य और तांड्य ब्राह्मण भी है। तांड्य क्या है? ब्राह्मणों के नाम प्रायः करके जिन ऋषियों ने जिस ब्राह्मण की रचना की उनके नाम से ब्राह्मणों के ग्रंथ पढ़ गए हैं। तो तांड्य ब्राह्मण सामवेद का ब्राह्मण है। ठीक है, तो यहाँ पर तांड्य इस ययंत शब्द से हमने कलापिनोन से, है ना, कलापिनोन कह रहे हैं। कलापि वैशंपाय नान्ते वासिभ्यश्च से यहाँ पर भी ऋणी प्रत्यय होगा। ऋणी प्रत्यय होने के बाद क्या हो जाएगा? आपत्यस्य च तद्धिते नाति, इससे तांड्य के यकार का लोप हो गया। आपत्ति संबंधी जो यकार पहले आपने कर लिया था कि तंड शब्द था, तंडस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके तांड्य बनाया। फिर तांड्य से हमने कलापि वैशंपाय नान्ते वासिभ्यश्च से ऋणी प्रत्यय किया। उस ऋणी तद्धित के परे रहते आपत्यस्य च तद्धिते नाति से यकार का लोप कर दिया। तो क्या शब्द रह गया? तांडिन। ठीक है, तांडिन बच गया। तो इस तांडिन में जो आपने प्रत्यय किया था ऋणी प्रत्यय, उसके अंदर क्या अर्थ समाहित था? प्रोक्त अधीते, है ना, कि तांड्येन प्रोक्तम अधीयते इति तांडिनः। एक वचन में बनेगा तांडी, बहुवचन में क्या बन जाएगा? तांडी, तांडिनौ, तांडिनः। इसी प्रकार से भाल्लविनः, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? भाल्लवी यंत्र शब्द लेंगे, भल्लवस्य अपत्यम ऐसा विग्रह करके अतई से आपने ई प्रत्यय किया और फिर उसमें हमने क्या कर लिया? पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु,
इस सूत्र से यहाँ पर ऋणी प्रत्यय होगा। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? ऋणी प्रत्यय हो जाएगा। और फिर ऋणी प्रत्यय करके यस्येति च से इकार का लोप करेंगे, इधर भाल्लविन बनेगा, तो भाल्लवी भाल्लविनौ भाल्लविनः। तो इस सूत्र का प्रयोजन यही है कि जो छंदवाची और ब्राह्मणवाची शब्द हैं, इनका स्वतंत्र प्रोक्तार्थ में प्रत्ययांत शब्दों का प्रयोग न हो, अपितु अध्येत्री वेदित्री अर्थ सहित ही होगे। बात समझ में आ गई? बस इस सूत्र का इतना ही कार्य। तो ये जो प्रोक्तार्थ और तदधित तद्वेद इत्यादि प्रकरण था, वो भी सूत्र तक आपका समाप्त हो गया। अब आगे के जो सूत्र हैं उन्हें चातुरर्थिक क्या कहा जाता है? इन प्रत्ययों को चातुरर्थिक प्रत्यय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये 4 अर्थों का निर्देश कर देंगे प्रारंभ में, और उसके आगे प्रकृति प्रत्ययों का निर्देश करेंगे। तो आगे के जो प्रकृति प्रत्यय होंगे वो उन चारों अर्थों में होते चले जाएंगे, जिनमें जो अर्थ घटेगा वो अर्थ उसमें लग जाएगा। तदस्मिन् नस्तीति देशे तन् नाम्नि, तत्प्रथमा का एक वचन, अस्मिन् सप्तमी का एक वचन, अस्ति क्रियापदम, इति अव्ययपदम, देशे सप्तमी का एक वचन, तन् नाम्नि सप्तमी का एक वचन। तद नाम यस्य स तन्नामा। तन्नामा कैसे चलेगा? नाम शब्द तो नपुंसक लिंग है, नाम नामनी नामनी नामानी रूप चलता, तो तन्नामा कैसे हो जाएगा? समास क्या किया? तद नाम यस्य स तन्नामा। अब कुछ दिमाग जा रहा है? जोर से बोलो। अनु यहाँ पर समस्या क्या है? तत्नाम यस्य स तन्नामा। नाम नामनी नामनी नामानी, यहाँ पर दीर्घ क्यों नहीं होता है? नाम शब्द क्या है? नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग में दीर्घ क्यों नहीं होता? नपुंसक लिंग में किससे दीर्घ हुआ करता है? नकारांत की उपधा को दीर्घ किससे होता है? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से होता है। तो यहाँ पर दीर्घ क्यों नहीं होगा? नपुंसक लिंग में सर्वनाम स्थान संज्ञा का निषेध कर देता है, तो इसलिए दीर्घ नहीं हुआ, तो नाम नामनी नामनी नामानी रह गया। अब हम विग्रह कर रहे हैं तन नाम यस्य स तन्नामा। अब यहाँ पर दीर्घ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर नाम शब्द क्या हो गया है? पुल्लिंग हो गया। कैसे पुल्लिंग हो गया? क्योंकि वह नाम है जिसका, वो अभिधेय जो है वो पुल्लिंग है। अभिधेय के पुल्लिंग होने के कारण से यहाँ पर नाम शब्द क्या हो रहा है? पुल्लिंग हो रहा है। जब वो पुल्लिंग हो रहा है इसलिए सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी, सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी तो दीर्घत्व भी हो जाएगा। इसको ध्यान में रखा करो ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो तन्नामा बन गया और तस्मिन तन्नाम्नि। तो अर्थ करेंगे सूत्र का, अनुवृत्तियां तो वही हैं जो अधिकार चले आ रहे थे। कहते हैं अस्ति समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात्। क्या अर्थ हुआ? अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे तन्नाम्नि देशे अभिधेये यथा विहितं प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? अस्ति समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे तन्नाम्नि देशे अभिधेये यथा विहितं प्रत्ययो भवति इति कारणः विवक्षार्थः। ठीक है, अर्थ हो गया अस्ति समानाधिकरण वाले प्रथमा समर्थ प्रातिपदिक से अस्मिन् इति सप्तम्यर्थे तन्नाम्नि देशे विधेये, यानी जिस शब्द से आप प्रत्यय कर रहे हैं यदि उससे वो क्या विधेय हो रहा हो, वह देश कहा जा रहा हो, तो यथाविहित प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो होंगे वो आगे निर्देश किए जाएंगे, यहाँ पर आपको अर्थ का निर्देश कर रहे हैं। ठीक है ना। तात्पर्य क्या हो गया कि प्रकृति प्रत्यय समुदाय से देश कहा जा रहा हो। ठीक है, जैसे उदाहरण है उदुम्बरः अस्मिन् देशे सन्ति इति औदुम्बरः देशः। उदुम्बर जिस देश में बहुधा प्राप्त हो उस देश को क्या कह दिया? औदुम्बरः देशः। तो यहाँ पर क्या हो गया? उदुम्बराः सन्ति अस्मिन् देशे,
तो उदुम्बराह प्रथमा समर्थ है, अस्ति के साथ इसका समानाधिकरण्य है, अस्मिन देशे यह सप्तम्यर्थ है, देश कहा जा रहा, देश का वो नाम है इसलिए तन्नामनि देशे अभिधेय भी हो गया। सारी शर्तें घट गई सूत्र की, तो यहाँ पर उदुम्बर शब्द से अण प्रत्यय हो गया, क्योंकि प्राक दिव्यतोण सीधा सूत्र है, तो जहाँ पर जो प्रत्यय प्राप्त होगा वो हो जाएगा। तो औदुम्बरः देशः, शिरीषः अस्मिन् देशे सन्ति इति शैरीषः, है ना, पलाशः अस्मिन् देशे सन्ति इति पालाशः, खादिरः, इन सब में तो क्या हो रहा है, अण प्रत्यय हो रहा है। सूत्र समझ में आ गया, आगे चलिए। तेन निर्वृत्तम, तेन प्रथमा का एक वचन, तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे, निर्वृत्तम इत्येतस्मिन् अर्थे देशे गम्यमाने यथावेदं प्रत्ययो भवति। तेन इति तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात्, तृतीया समर्थ प्रातिपदिक से निर्वृत्तम इस अर्थ में, उसने बनवाया, है ना, इस अर्थ में यथावेद प्रत्यय होगा। कब होगा, वहाँ पर भी यदि देश अभिधेय हो रहा हो तो। उदाहरण है जैसे आपका सहस्रेण निर्वृत्तो दुर्गः इति सहस्रो दुर्गः, तो यहाँ पर दोनों तरह से हो जाएगा। तेन निर्वृत्तम यानी इतने रुपयों से बनाई गई या इतने वस्तु से बनाई गई, अथवा इस राजा के द्वारा बनवाई गई, किसी मनुष्य के द्वारा बनवाई गई, हर अर्थ में यहाँ पर ये प्रत्यय हो जाएगा। तो सहस्रेण निर्वृत्तः दुर्गः यानी 1000 उस समय जो भी चलते थे कारशापण इत्यादि, उनके द्वारा बनवाया गया जो दुर्ग। तो देश का तात्पर्य आप ये भारत देश इत्यादि ही नहीं लेना है, देश का मतलब रहने का स्थान। तो दुर्ग है वो भी रहने का स्थान है, नगर भी है, ग्राम भी है, जनपद भी है, देश भी है, सब कुछ लिया जा सकता है। तो सहस्रेण निर्वृत्तः दुर्गः इति साहस्रः दुर्गः, कुशाम्बेन निर्वृत्ता नगरी इति कौशाम्बी नगरी। तो यहाँ पर क्या है, कुशाम्ब राजा हुए, उस राजा ने जो नगरी बसा दी वो क्या कहलाई, कौशाम्बी। कौशाम्बी तो अभी भी सुना जाता है ना। तो चाहे कर्ता हो चाहे करण, तृतीया दोनों में हो सकती है, करण में भी और कर्ता में भी। तो चाहे करण में तृतीया हो चाहे कर्ता में तृतीया हो, दोनों ही स्थितियों में यहाँ पर प्रत्यय संभव है। तस्य निवासः, तस्य षष्ठी का एक वचन, निवासः प्रथमा का एक वचन। तस्य इति प्रातिपदिकात् निवासः इत्येतस्मिन् अर्थे यथा विहितं प्रत्ययो भवति देशे गम्यमाने। ठीक है ना, देश नामधेय गम्यमाने, बल्कि और स्पष्ट कर दीजिए, मतलब देश का नाम होना चाहिए। तो षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से निवास इस अर्थ में यथाविध प्रत्यय होता है। बहुत सारे इसके उदाहरण आप लोग पढ़ चुकी हैं। उत्साह नाम निवासो ग्रामः इति औत्सो ग्रामः, उत्स लोगों के रहने का जो स्थान। कुरूणाम निवासो ग्रामः इति कौरवः, ग्रामः भी हो सकता है, जनपदः भी हो सकता है। पर यहाँ पर क्या है, ग्रामः इसलिए लगा रहे हैं कि यदि जनपद अभिधेय होगा तो जनपद लुप से प्रत्यय का लुप हो जाएगा, इस कारण से यहाँ पर ग्रामः लगा रहे हैं। तो औत्सः ग्रामः, कौरवः ग्रामः, आम्बष्ठः ग्रामः, और उत्सानाम निवासो जनपदः इति, तब उत्साह हो जाएगा, तब जनपदे लुप से क्या हो जाएगा, उत्पन्न प्रत्यय का लुप होगा और लुपी युक्त व्यक्ति वचने से प्रकृत्यर्थवत भाव हो जाएगा। तो उत्साहनाम निवासो जनपदः इति उत्साह, है ना, पुरवः, आम्बष्ठाः, इस प्रकार से प्रयोग बनेंगे। तो इस प्रकार की सिद्धियाँ आप लोग आ चुकी हैं पीछे, जैसे अंगानाम निवासो जनपदः, मगधानाम निवासो जनपदः। तो जब जनपद अर्थ अभिधेय होगा तो उस प्रत्यय का जनपदे लुप से लुप हो जाएगा और प्रकृत्यर्थवत भाव हो जाएगा, और उसके अतिरिक्त यदि ग्राम इत्यादि अभिधेय होंगे तो प्रत्यय का श्रवण होगा, किंतु इन सब में देश का नाम होना चाहिए, ये शर्तें रखनी है। एक और है सूत्र, तद अदूरभवश्च, अदूरभवः प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। ठीक है, चलिए, अनुवृत्ति ऊपर से तस्य निवासा से है, तस्य की है। षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् अदूरभवः इत्येतस्मिन् अर्थे देश नाम अभिधेये यथा विहितं प्रत्ययः परश्च भवति। सूत्र कहा षष्ठी समर्थ प्रातिपदिक से अदूरभवः इस अर्थ में
यथाविध प्रत्यय होगा यदि देश नाम अभिधेय हो रहा हो तो। उदाहरण पीछे बनाए थे आप लोगों ने, जैसे वर्णानाम अदूरभवो ग्रामः इति वर्णाः, वर्णादिभ्यश्च से वहाँ पर लुप्त हो जाता है। विदिशायाः अदूरभवम नगरम इति वैदिशम। विदिशा नदी है, विदिशा नदी से अदूरभव, अदूरभव यानी समीप, तो विदिशा नदी के समीप में जो गांव वो क्या कहलाया? वैदिशम, वैदिशम नगरम। हिमवतः अदूरभवम नगरम इति हैमवतम नगरम। तो ये जो 4 सूत्र थे, तदस्मिन् नस्तीति देशे तन्नाम्नि, आगे तेन निर्वृत्तम तस्य निवासः अदूरभवश्च। ये आगे के जो प्रत्यय होने वाले हैं अभी, ठीक है, ये सारे विंछण कठर जिलसे इत्यादि तक के जो सूत्र आएंगे, तो ये इन चारों अर्थों में ये विधान किए गए हैं, इसलिए ये चातुरर्थिक प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये चातुरर्थिक, 4 अर्थ हो गए, है ना। तो चत्वारः अर्थाः यस्य, है ना, स चातुरर्थिकः। तो 4 अर्थ हैं जिन प्रत्ययों के, तो आगे के जो प्रत्यय होंगे वो चारों अर्थों में हो सकते हैं। जिसको जो अभिष्ट होगा उसके हिसाब से वहाँ पर वो अर्थ, या मान लीजिए नदी है या वृक्ष है, तो हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस वृक्ष के रहने वाला, है ना, कि मतलब ये वृक्ष इसमें रहता है, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये वृक्ष है जिस नगर में, तो वहाँ पर तदस्मिन् स्थिति देशे तन्नाम्नि आ जाएगा। इस वृक्ष के समीप है तो अदूरभवश्च आ जाएगा। ठीक है, क्षत्रियों के निवासों के नाम से आएगा तो तस्य निवासा आ जाएगा। किसी ने उसको बनाया उसके नाम पे आएगा तो तेन निर्वृत्तम आ जाएगा। तो ये 4 प्रकार से ही नगरों के नाम हुआ करते हैं। तो चारों प्रकार के अर्थ यहाँ पर दे दिए गए। और यथाविहित प्रत्यय का तात्पर्य हो गया, आपको तो जो उदाहरण दिए गए वो सारे अण प्रत्यय के दे दिए गए हैं। अब आगे के जो आप सूत्र पढ़ेंगे वो उसमें आपको इस प्रकार से पता पड़ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा प्रत्यय हो रहा है। ठीक है, तो आज के पाठ में आपने ये 4 अर्थ पढ़े हैं और यथाविहित प्रत्ययों में केवल आपने तत्त अण प्रत्यय देखा। कल के पाठ में, है ना, आगे के हम प्रत्ययों का भी निर्देश देखेंगे।